ये वाकया है उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ का और तारीख है 29 दिसंबर 2024, यानी पिछले साल की बात है, 29 दिसंबर की। लखनऊ में एक जगह है ठाकुरगंज, आप सबने नाम जरूर सुना होगा। ठाकुरगंज पुलिस स्टेशन है और इसी ठाकुरगंज पुलिस स्टेशन की हद में एक रिहायशी इलाके में 29 दिसंबर की और 30 दिसंबर की दरमियानी रात को, मिडनाइट को, एक बड़ी वारदात होती है। एक घर में कुछ लोग घुस आते हैं, अनजान अजनबी लोग, रात के अंधेरे में, और वो घर में घुसने के बाद पति को उसके कमरे में जाकर उसकी हत्या करते हैं, उस पर हमला करते हैं और पत्नी और बच्चे जो कि एक दूसरे कमरे में सो रहे थे, उनके कमरे की कुंडी बाहर से बंद कर देते हैं। लेकिन इत्तेफाक से होता यह है कि जब ये मर्डर हो रहा होता है तब जो हस्बैंड है, जिस पर 2-3 लोगों ने हमला किया था, वो अपनी जान बचाने के लिए चीखने चिल्लाने लगता है। वो पूरी ताकत से फाइट करता है। बहुत ऑब्वियस है, करेगा। अगर बहुत गहरे नशे में ना हो या सीधे सीधे गोली ना मार दी जाए तो इंसान जो है अपनी जान बचाने की कोशिश करता ही है। तो वो फाइट करता है, रिटेलिएट करता है और इसी चक्कर में जिस कमरे में ये हत्या हो रही होती है उस कमरे में एक चारपाई टूट जाती है। ये लोहे की बनी हुई चारपाई थी और उसके टूटने से ठीक ठाक नॉइस जनरेट होता है, मतलब आवाज़ होती है। और रात में ऐसे भी हर तरफ सन्नाटा होता है। ऐसे में 2-3 लोग अगर किसी की हत्या करने की कोशिश करें, वो बचने की कोशिश करे, चिल्लाए और उसी चक्कर में एक चारपाई बिल्कुल टूट के ज़मीन पर आ जाए, तो ये जो आहट थी, ये जो शोर था, वो दूसरे कमरे में जो इस आदमी के पत्नी और बच्चे सो रहे थे उनको वो बात पता चल जाती है। अब वो उठते हैं और उठकर बाहर निकलने की कोशिश करते हैं, लेकिन बाहर निकल नहीं पाते क्योंकि बाहर से दरवाजे की कुंडी बंद है और दूसरे वाले कमरे से जो परिवार के मुखिया हैं, जो मेल मेंबर है, उसके चीखने की आवाज़ें आ रही हैं। तो ये जो परिवार के बाकी लोग हैं ये भी बहुत ज़ोर से चिल्लाते हैं। आस पड़ोस के लोग ये शोर शराबा सुनकर घर के सामने इकट्ठा हो जाते हैं और वो घर के अंदर घुसकर किसी तरह से इस मामले को समझना और जो भी शोर शराबा मचा हुआ है उसकी वजह जानना और उनकी रक्षा करने की कोशिश करते हैं। तो कातिलों को जब ये पता चलता है कि घर के बाहर लोग इकट्ठा हो गए हैं और वो घर के अंदर घुसने की कोशिश कर रहे हैं, तो कातिल उस कमरे से निकलते हैं और पीछे जो, मतलब उनके घर का जो पिछला हिस्सा है, वहां से वो कूद फांद करके किसी तरह से भागने की कोशिश करते हैं। और जब तक कि कोई घर के अंदर घुसकर ये सब कुछ समझ पाता और जिस पर हमला हुआ था उसकी जान बचा पाता, कातिल वहां से फरार हो जाते हैं। और इसके बाद जब लोग अंदर आते हैं तो देखते हैं कि जो इस मकान का मालिक है उसकी जान जा चुकी है और पत्नी और बच्चे दूसरे कमरे में बंद हैं। तो पड़ोसी जो है पत्नी और बच्चों को कुंडी खोलकर कमरे से आज़ाद करते हैं और फिर वहाँ बहुत ही गमगीन माहौल पैदा हो जाता है। घर में घुसकर अगर किसी की हत्या कर दी जाए और बाकी लोग उसी घर में रहते हुए उसे बचा तक ना पाए, कोशिश करें लेकिन उस तक पहुंच ना पाए, तो समझिए कि उनको कैसी तकलीफ और कैसी पीड़ा हो रही होगी। तो पत्नी और बच्चे बिल्कुल बदहवास हो जाते हैं और लेकिन वो किसी को देखे नहीं होते हैं क्योंकि कमरे का दरवाज़ा तो उनका पहले ही बंद हो चुका था। खैर, इस घटना के बारे में फाइनली लोग और परिवार के लोग पुलिस को इन्फॉर्म करते हैं और ठाकुरगंज थाने की पुलिस वो मौके पर पहुंचती है। सीन ऑफ क्राइम, जैसा कि मैंने आपको बताया, बिल्कुल वैसा ही है। अब पुलिस ये देखती है कि घर के अंदर जो भी कातिलों ने एंट्री की थी, तो ये इत्तेफाक कह लें या चूक कह लें या साजिश का हिस्सा कह लें, घर के दरवाजे पर, मेन गेट पर कोई भी फोर्स्ड एंट्री के निशान नहीं थे। यानी कोई दरवाज़ा तोड़कर घुसना या किसी चीज़ को, ताले को या ग्रिल को टेढ़ा करके अंदर जाना, इस तरह का कुछ भी उसमें नहीं दिख रहा था। तो इससे ये बात पता चल रही थी कि शायद घर का मेन गेट उस रात को खुला रह गया था। तो ये तो एक फैक्टर था जिस पर पुलिस ने निगाह डाली। और जब पुलिस अंदर पहुंची तो पुलिस को पूरा घटनाक्रम भी पता चला। ये भी पता चला कि परिवार के बाकी लोग एक कमरे में बंद कर दिए गए थे और कातिलों ने इन्हीं पर हमला किया जो मकान के मालिक हैं। और पुलिस ने यह भी देखा कि जिस आदमी की हत्या हुई थी उसके मुंह में कुछ मांस और हड्डियों के टुकड़े थे। देखकर लगता था जैसे शायद किसी इंसान की उंगलियां, हाथ की उंगलियां जो है उसके मुंह में उसके कुछ हिस्से रह गए हैं और शरीर पर, गले के आसपास खून के छींटे भी मौजूद थे। ये सब कुछ देखकर ये लग रहा था और कमरे को देखकर ये लग रहा था कि पीड़ित शख्स ने अपनी जान बचाने के लिए भरपूर कोशिश की। उस कमरे में काफ़ी संघर्ष हुआ, स्कफल हुआ और इसी क्रम में शायद कातिल जो आए थे उनमें से किसी एक शख्स के हाथों की उंगली जो है इस पीड़ित शख्स ने अपनी जान बचाने के लिए आत्मरक्षा में चबा दी थी। जिस उंगली का कुछ हिस्सा उसके मुंह में रह गया था और खून के जो छींटे शरीर पर थे
उनको भी पुलिस ने वहाँ से लिफ्ट किया, उसके स्पेसिमेन, उसके नमूने, और फॉरेंसिक एग्जामिनेशन के लिए भिजवाए। तो पता चला कि वो खून के छींटे जो है वो विक्टिम के ही नहीं हैं, बल्कि किसी और दूसरे आदमी के हैं। तो इससे ये बात क्लियर हो गई कि हमलावर का ही वो उंगली का टुकड़ा शायद मुंह में है, और खून जो है वो भी हमलावरों में से ही किसी एक का है। अब पुलिस ये पता करने में जुटी कि आखिर इस घटना के पीछे हो कौन सकता है। तो पता करने से पहले मैं आपको जिस शख्स की मौत हुई थी उसके बारे में बता दूं। उसका नाम था शत्रुघ्न राठौर। 50 साल के शत्रुघ्न राठौर जो है वो खस्ता की एक दुकान चलाया करते थे। खस्ता की एक दुकान मतलब कचौरी, खस्ता कचौरी कहते हैं। तो उसकी एक दुकान चलाया करते थे और उनका कामकाज ठीक ठाक चलता था। परिवार में बीवी बच्चे सब हर कोई था और किसी बात की कोई कमी नहीं थी देखा जाए तो। रही बात रुपए पैसों के लेन देन की या उधार की, तो उन पर कोई बहुत बड़ा उधार भी नहीं था। और दुश्मनी के एंगल से जब पुलिस ने पता किया तो पुलिस ने देखा कि कोई बहुत बड़ी दुश्मनी या एनिमिटी भी किसी आदमी से नहीं थी। कम से कम जो शत्रुघ्न की पत्नी है जिसका नाम है राखी से जब पूछताछ हुई तो राखी ने भी कोई दुश्मनी या कोई इस तरह की बात पुलिस को नहीं बताई। अब पुलिस सोच में पड़ गई कि फिर इस आदमी की हत्या हुई क्यों। पुलिस के पास इस मामले में एक बात शक करने वाली थी, वो ये कि बल्कि दो बात, वो ये कि एक तो घर के अंदर मेन गेट से जो एंट्री थी वो कोई फोर्स्ड एंट्री नहीं थी, यानी घर के अंदर से किसी ने या तो दरवाज़ा खोलकर इनको घर के अंदर घुसाया था या फिर दरवाजे का ताला या मेन गेट का ताला इत्तेफाक से उस दिन खुला रह गया। ऐसा हो सकता है, कोई नामुमकिन सी बात नहीं है। दूसरी जो बात पुलिस को सोच में डाल रही थी वो ये कि शत्रुघ्न पर हमला करके उसकी तो जान ले ली गई, लेकिन दूसरे कमरे की कुंडी कातिलों ने बाहर से लगा दी। तो इससे यह भी लग रहा था कि कातिल जो है परिवार के बाकी लोगों को इस मामले में बिल्कुल भी टारगेट नहीं करना चाहते थे और नहीं उनको इन्वॉल्व करना चाहते थे। उनका अल्टीमेट टारगेट सिर्फ और सिर्फ शत्रुघ्न की हत्या करना ही था। लेकिन शत्रुघ्न की हत्या करना और बिल्कुल टारगेटेड तरीके से हत्या करना, मतलब कोई दूसरा मोटिव, लूटपाट या रॉबरी, ऐसी चीज़ समझ में नहीं आ रही है। फिर तो दूसरे कमरे में भी तलाशी होती है और बाकी लोगों को भी डराने धमकाने की कोशिश करती, महिलाएं जेवर पहनती है, महिला को लूटने की कोशिश होती। ऐसा नहीं था। तो शत्रुघ्न को ही मारने आए थे और शत्रुघ्न को ही मारकर वो चले गए। तो पुलिस को ये सारी बातें थोड़ी चौंका रही थी और इन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए पुलिस ने अब शत्रुघ्न के मोबाइल फ़ोन की सीडीआर की जाँच की। पुलिस को कोई बहुत सिग्निफिकेंट बात उस मोबाइल फ़ोन के सीडीआर से पता नहीं चली। शत्रुघ्न की पत्नी राखी के मोबाइल फ़ोन की सीडीआर की जांच की। तो जब राखी के मोबाइल फ़ोन की सीडीआर की जांच पुलिस ने की तो पुलिस को अब तक जो चीज़ें नज़र आई थी कि एक फ्रेंडली एंट्री घर के अंदर और फिर राखी और बच्चों के कमरे का बाहर से बंद होना, इन सारी चीज़ों से राखी के मोबाइल फ़ोन में जो सीडीआर पुलिस ने देखा उसका, वो उससे एक ऐसा पॉइंट था जो लिंक कर रहा था। लिंक क्या कर रहा था? घर के अंदर फ्रेंडली एंट्री और राखी के कमरे का ताला बाहर से बंद होना, ये इंडिकेट कर रहा था कि शायद इस मामले में राखी की इन्वॉल्वमेंट हो, क्योंकि घर में जो दो बड़े थे उनमें एक की हत्या हो चुकी थी, एक घर में दूसरे कमरे में सो रही थी। तो जाहिर है ऐसा हो सकता है कि राखी ने ही मेन गेट का दरवाज़ा खुला छोड़ दिया हो, और दूसरा ये कि कातिलों से उसकी सांठगांठ हो और कातिलों ने उसको बचाने के लिए और इस मामले से बिल्कुल अलग थलग रखने के लिए उसको पहले ही बता दिया हो कि तुम्हारे कमरे की कुंडी हम बाहर से लगा देंगे। ऐसा हो सकता है। तो ये बात तो पुलिस के मन में थी, शंका पुलिस के मन में थी। सीडीआर में जब पुलिस ने देखा कि राखी की एक पर्टिकुलर नंबर पर बहुत ज़्यादा बातचीत होती है तो पुलिस को ये बात समझ में आ गई कि राखी के किसी न किसी से रिलेशन, संबंध ज़रूर है। अब यह आदमी कौन था पुलिस को यह पता लगाना था। तो इस आदमी की पहचान बहुत जल्द साफ हो गई। इस आदमी का नाम था धर्मेंद्र। धर्मेंद्र बेसिकली राखी का जो भाई है उसका ब्रदर इन लॉ यानी साला था। अपने ही भाई के साले के साथ राखी का इलिसिट रिलेशन था। यह बात पुलिस के इन्वेस्टिगेशन में सामने आई और इसके बारे में जो विक्टिम है शत्रुघ्न राठौर, उसे पता चल चुका था। और शत्रुघ्न राठौर जाहिर सी बात है अपनी पत्नी को ऐसा करने से रोकता टोकता था और धर्मेंद्र को भी उसने हड़काया था। तो इन सारी चीज़ों की वजह से राखी को और उसके आशिक धर्मेंद्र को यह लगता था कि शत्रुघ्न हमारे रास्ते में रोड़ा अटका रहा है। तो उन्होंने इस मर्डर को प्लान किया था। प्लानिंग ये थी कि 2 से 3 लोग 29 दिसंबर की रात को चुपके से घर के अंदर घुसेंगे, हत्या करेंगे और चुपके से निकल भी जाएंगे। सुबह वो उठेगी और उठकर दरवाजे से बाहर निकलने की कोशिश करेगी, लेकिन दरवाज़ा तो खुलेगा नहीं, बाहर से कुंडी बंद होगी। वो शोर मचाएगी और तब तक जब तक लोग जमा होंगे, लोग इकट्ठा होंगे, तो किसी को कुछ नहीं पता चलेगा। वो बोलेगी कि हमें तो कुछ पता ही नहीं, घर के अंदर मैं सो रही थी। लेकिन इस मामले में एक गुफफ हो गया या एक कमी रह गई। कमी क्या रह गई या इत्तेफाक कह लें कि वो ये हुआ कि जब कत्ल करने के लिए 3 लोग अंदर घुसे तो अकेले भी वो शत्रुघ्न राठौर को पूरी तरह काबू नहीं कर पाए।
वो संघर्ष करने लगा, उसने भी शोर मचाया। प्लस संघर्ष के दौरान जब लोहे की चारपाई टूटी और उसका जो शोर हुआ, उससे दूसरे कमरे में सो रही राखी की बड़ी बेटी जग गई। राखी तो सोने का नाटक कर रही थी, उसको तो जगना था नहीं। एक बहुत अच्छी कहावत है कि आप सोए हुए इंसान को जगा सकते हैं, लेकिन जो इंसान सोने का नाटक कर रहा हो उसे आप नहीं जगा सकते। कितनी गहरी बात है इस कहावत में। खैर, भटकेंगे नहीं। तो राखी की बड़ी बेटी जग गई और जग जाने की वजह से उसने शोर मचाना शुरू किया, तो राखी को भी शोर मचाना पड़ा। अब जब सबने शोर मचाया तो कातिलों को लगा कि अरे ये तो मामला खराब हो गया, बच्चे जग गए हैं। तो फिर वो भागने लगे और भागने के चक्कर में वो ऊपर से कूदे भी। ये सब कुछ हुआ, लेकिन कत्ल की बात लोगों को फिर रातों रात ही पता चल गई। अगले दिन सुबह होने का और चोरी का नाटक, ये सब कुछ, इन चीज़ों की गुंजाइश ही नहीं बची। तो खैर, अब तफ्तीश हो चुकी थी। राखी और धर्मेंद्र जो है वो रडार पर आ चुके थे। पुलिस ने राखी, धर्मेंद्र को गिरफ्तार किया और इनके साथ ही पुलिस ने अंकित नाम के एक और लड़के को भी गिरफ्तार किया। इस बीच पुलिस ने बड़ी खामोशी से उस आसपास के इलाके में जो सीसीटीवी कैमरे हैं, पुलिस ने उन सीसीटीवी कैमरों की फुटेज भी निकलवाई थी और उन सीसीटीवी कैमरों की फुटेज पुलिस चेक कर रही थी। अब तक इस मामले में 3 लोग गिरफ्तार हुए थे, खुद धर्मेंद्र, राखी और अंकित, जो कि धर्मेंद्र का एसोसिएट था। लेकिन एक मिस्ट्री इस मामले में यह थी कि एक और आदमी भी था, चौथा शख्स, जो अंकित और धर्मेंद्र के साथ उस रात को घर में घुसा था। बेसिकली देखा जाए तो मर्डर को एग्जीक्यूट करने वाले 3 लोगों में तीसरा शख्स, लेकिन पूरी प्लानिंग में देखें तो चौथा शख्स। तो वो तीसरा आदमी कौन था, इसके बारे में अब तक इन कातिलों ने पुलिस को नहीं बताया था। पुलिस पूछ भी रही थी कि बताओ कोई साथ में है, तो ये लोग नहीं बता रहे थे, बोल रहे थे नहीं साहब हम ही आए थे। उनको ये लग रहा था कि भाई तीसरे आदमी को हम क्यों फंसाएं, अगर वो बच रहा है तो बच जाए, और हो सकता है कि कल को उसकी वजह से ही इस केस में हमें वॉकओवर भी मिल जाए, क्योंकि हमारा तो हाथ पैर की उंगली जो है वो इंटैक्ट है और उसकी उंगली जो है वो शत्रुघ्न ने चबा ली थी। तो जब पुलिस ये साबित ही नहीं कर पाएगी कि उसके मुंह में मिला मांस और गले पर बिखरे खून किसके हैं, तो फिर हम बच जाएंगे। तो इसलिए इन लोगों ने उस तीसरे कातिल का जो घर के अंदर घुसा था उसके बारे में पुलिस को नहीं बताया था और पुलिस को वो लगातार गुमराह कर रहे थे। हालांकि पुलिस को ये पता था कि इस मामले में एक थर्ड पर्सन भी है, और पता इसलिए था कि पुलिस ऑलरेडी सीसीटीवी फुटेज देख चुकी थी। पुलिस ने इनको ये नहीं बताया था कि हमने सीसीटीवी फुटेज देखी है। तो खैर, जब इन लोगों ने नहीं बताया तो पुलिस ने थोड़ा और अपने लेवल पर इस मामले को पैरेलली इन्वेस्टिगेट किया और थोड़ी दूर तक की सीसीटीवी फुटेज पुलिस ने देखी। और जब थोड़ी दूर तक की सीसीटीवी फुटेज पुलिस ने देखी तो पुलिस को एक कार नजर आई, जिस कार का रजिस्ट्रेशन नंबर भी उस सीसीटीवी फुटेज में क्लियरली विजिबल था। पुलिस ने इस कार के मालिक के बारे में पता किया तो पता चला कि इसके मालिक का नाम रंजीत है, रंजीत कुमार। और पुलिस ने फिर उस रंजीत कुमार को पकड़ा और जैसे ही पुलिस ने उसके घर पर दबिश दी, रंजीत को पुलिस ने गिरफ्तार किया, तो पुलिस ने देखा कि रंजीत का जो इंडेक्स फिंगर है, यानी ये वाली उंगली, ये उंगली जो है आधी कटी हुई है, गायब है। यहाँ पर पट्टी बंधी हुई है और रंजीत अपने घर में आराम करता हुआ सोया हुआ मिला। तो पुलिस ने उसको पकड़ा, पूछा कि भाई ये कैसे कट गई, क्या हुआ। तो उसने अपनी झूठी कहानी सुनाई कि कहीं गिर गया था, कहीं कट गया था। लेकिन जब पुलिस ने उसको कायदे से इंटरोगेट किया, सीसीटीवी फुटेज और तमाम कत्ल की घटना में उसकी पोल खुलने की बात बताई, तो उसने कबूल कर लिया कि हाँ साहब, हमें धर्मेंद्र ने इस मामले में हायर किया था और 1 लाख रुपए की सुपारी मुझे दी थी, और उसी के तहत मैं धर्मेंद्र और अंकित के साथ उस रात को शत्रुघ्न राठौर की हत्या करने के लिए पहुंचा था। लेकिन संघर्ष के दौरान मेरी उंगली जो है वो शत्रुघ्न के मुंह में आ गई और उसने मेरी उंगली चबा ली, चबाकर उसने काट कर बिल्कुल अलग कर दी, जिसके बाद हमने उसकी हत्या तो कर दी, लेकिन फिर हम वहाँ से भाग कर चले आए। तो इस तरह से पुलिस ने इस मर्डर केस को क्रैक किया, जिसमें पुलिस का प्रॉम्प्ट रिएक्शन, बच्ची का, मरने वाले शख्स की बेटी का शोर मचाना, ये सारी चीज़ें जो है इस मामले को इन्वेस्टिगेट करने में मददगार साबित हुई। लेकिन जो सबसे क्रूशियल और इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट इस मामले में पुलिस को मिला वो फॉरेंसिक एविडेंस था। जो खून के छींटे उस आदमी के गले के आसपास मौजूद थे, वो खून किसी और आदमी का था, विक्टिम का नहीं था। ये बात जब पुलिस को पता चली तो पुलिस को ये भी पता चला कि उनके आरोपियों में कोई एक आरोपी ऐसा ज़रूर है जिसका कोई अंग भंग हुआ है, कोई उंगली कटी है, क्योंकि उंगली का एक टुकड़ा जो है इस विक्टिम आदमी के मुंह में भी पुलिस को मिला था। तो पुलिस अब इस बात के लिए निश्चिंत थी कि जिनको भी वो पकड़ेगी उनमें से कोई ना कोई एक ऐसा कातिल ज़रूर होगा जिसकी एक उंगली गायब होगी। तो उस एक उंगली वाले कातिल की तलाश पुलिस ने शुरू की। पूरे मामले का खुलासा हो गया और आखिर एक कटी हुई उंगली वाला कातिल जो है सबसे आखिर में पकड़ा गया, और ये इस मामले का एक सबसे इंपॉर्टेंट पहले क्लू था और अब एविडेंस बन चुका है। तो ये थी पूरी कहानी, पूरा घटनाक्रम। इस पर आपका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, आप क्या सोचते हैं, प्लीज़ हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।